हाय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है कि कूलॉम के नियमों का सदिश स्वरूप क्या होता है और कूलॉम के नियमों की सदिश गणनाएं क्या होती हैं। यहाँ पे कूलॉम के नियमों का सदिश स्वरूप यानी दो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म दी कूलॉम्स लॉ यानी कूलॉम के नियमों का सदिश स्वरूप। देखो अब आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा की जाएगी कि हाँ होता क्या है। इसमें एक हिंट मिल गया है कि सदिश स्वरूप, सदिश क्या होता है। ऐसा कोई पूछे कि सदिश क्या होता है तो आप लोग साधारण भाषा में कहिएगा कि जिनकी दिशा व परिणाम दोनों बराबर होते हैं या दोनों निश्चित होते हैं, दिशा तथा परिणाम निश्चित होते हैं, उन्हें हम सदिश कहते हैं। और जिनमें दिशा और परिणाम अनिश्चित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अदिश कहते हैं। यानी जिनमें दिशा और परिणाम निश्चित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं, और जिनमें दिशा केवल नहीं होता है, परिणाम होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अदिश। यानी जिसमें दिशाओं का ज्ञान होता है, परिणाम भी होता है, उसे हम सदिश कहते हैं। और जिनमें दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, दिशा नहीं निर्धारित होती है, केवल ओनली वन उसमें परिणाम निश्चित होता है, उन्हें हम अदिश कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने दे दिया कि एग्जाम्पल हमने ऐसे दे दिया, वैभव बिया बेच चुका है। वैभव बिया बेच चुका है, लास्ट में धा लिख लीजिएगा कि वैभव बिया बेच चुका है। यह सदिश का उदाहरण है। सदिश का उदाहरण वैभव बिया बेच चुका है। वै से वैद्युत धारा, भ से भार, व से बल, बी से विस्थापन, आ से आवेग, बे से वेग, च से चुंबकीय बल आघूर्ण, चू से चुंबकीय क्षेत्र और धा से धारा घनत्व। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि वैभव बिया बेच चुका है, ये सदिश का उदाहरण है। जैसे वै से वैद्युत धारा, भ से भार, ब से बल, बी से विस्थापन, आ से आवेग, बे से वेग, च से चुंबकीय बल आघूर्ण, चू से चुंबकीय क्षेत्र, धा से धारा घनत्व। ये सभी क्या होते हैं, यह हमारे सदिश के उदाहरण है। उसके उसी प्रकार हम अदिश की उदाहरण जानते हैं कि अदिश राशि क्या होती है। कि जैसे हमने कहा कि जिनमें केवल ओनली वन रिजल्टेंट होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसे हम अदिश कहते हैं। जैसे उदाहरण दे दिया, उस आर्द्रता की चाबी दो। उस आर्द्रता की चाबी दो। उस आर्द्रता की चाबी दो। उ से ऊर्जा, स से समय, अ से आयतन, आयतन या आवेश भी हो सकता है, द्र से द्रव्यमान, त से ताप, क से कार्य, च से चाल, दो से दोलन, बी जो है वर्ड पूरक है। फिर से उ से ऊर्जा, स से समय, अ से आयतन, द से द्रव्यमान, त से ताप, क से कार्य, च से चाल, दो से दोलन। ये सभी हमारे क्या है बाबू, इसको हम जानेंगे कि यह अदिश राशि या सदिश राशि है। लेकिन एक वेक्टर क्वांटिटी हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं कि अगर जो कहीं मॉड ऑफ वेक्टर आ जाए तो मॉड ऑफ वेक्टर इक्वल वेक्टर ए अपान ए इक्वल 1 होता है। दिस इज यूनिट वेक्टर। यह एकांक सदिश को व्यक्त करता है, यह इकाई सदिश को व्यक्त करता है। यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल तो वेक्टर ए अपान ए इक्वल 1 वेरीफाई कर जाता है, जिसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। वैसे इस फॉर्म में हमें लिखना हो तो मॉड ऑफ वेक्टर आर इक्वल वेक्टर आर अपान आर इक्वल 1, दिस इज यूनिट वेक्टर। यह एक इकाई सदिश को व्यक्त करता है। अब हमें पढ़ना किस बात से है कि कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की कूलॉम के नियमों की सदिश स्वरूप की गणना करनी है। देखो अब आप लोग मेला में गए होंगे, बहुत से ऐसे गए होंगे कि मेला में एक दूसरे को बहुत ठेलता है, लोग इतना ज्यादा ठेलता है कि कहने का हद के नहीं। तो मेला या बाजार वगैरह में गए होंगे तो बहुत ज्यादा ठेलौल करता है, इतना ज्यादा कि कहने की हद की नहीं होती है। इसको सोचना पड़ता है यार कि क्या होता है। देखो जब एक व्यक्ति दूसरका को ठेलता है, जब एक व्यक्ति दूसरका को ठेलता, दूसरका भी उसको ठेलता है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। दोनों की जो डायरेक्शन होती है, ये जो दिशाएं होती है, वह क्या होता है, ऑलरेडी अपोजिट होता है, विपरीत होता है। तो समझिएगा कि कोई दो बिंदु है, दो बिंदु पर दो व्यक्ति खड़े हुए हों, दो बिंदु पर दो व्यक्ति खड़े हुए हों,
दो बिंदु बिंदु है, जैसे बिंदु ए मान लिया, बिंदु बी मान लिया, दोनों पर व्यक्ति खड़े हैं और दोनों बाहर जाना चाह रहे हैं, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। और जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देते हैं तो समझ लीजिएगा क्या हो जाता है, इनके बीच एक धनात्मक की तरफ जाता है, एक ऋणात्मक की तरफ। तो धनात्मक वाला बल और ऋणात्मक वाला बल दोनों अगर जो बराबर है तो समझ लीजिएगा दोनों के बीच आपस में ऑलरेडी समानता प्रदर्शित होगी, लेकिन एक का बल अधिक दूसरे का बल कम, तो ढकेलते हुए चला जाएगा। ऐसे मेला में लोगों के बीच होता है, जिसका बल अधिक होता है, जिसका कमजोर होता है उसको लोग मारता है, ढकेलता है, ऐसा करता है। तो एक कंडीशन यही सदिश स्वरूप में होती है या कूलाम के नियमों में होती है। ऐसा जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया, माना कि यह सपोज दैट, कल्पना कर लिया कि बिंदु ए है और यह बिंदु क्या है, बी है। बिंदु ए पर उपस्थित आवेश क्या है, Q1, और बिंदु बी पर उपस्थित आवेश क्या है, Q2। तो बिंदु ए पर उपस्थित आवेश Q1 किस पर बल लगाता है, Q2 पर, और Q2 किस पर बल लगाता है, Q1 पर। तो समझिएगा बिंदु ए यानी व्यक्ति ए है और यह व्यक्ति बी है। तो व्यक्ति ए व्यक्ति बी पर बल लगाता है और व्यक्ति बी व्यक्ति ए पर बल लगाता है। दोनों आपस में क्या करते हैं, ढकेल उगल खेलते हैं, समझ लो यार, ऐसे सीधा तरीका। तो Q1 Q2 पर बल लगाया, Q2 Q1 पर बल लगाया। मान लिए व्यक्ति ए का बल क्या है, F1, और इसका बल क्या है, F2 हो गया। तो F1 से F2 तक की दूरी या Q1 से Q2 तक की दूरी हमने मान लिया R1, और Q2 से Q1 तक की दूरी का मान लिया R2। तो अब देखो F1 जो व्यक्ति ए है, इसका जो बल इधर खींच रहा है, एक रस्सी ऐसे खींच रहा है, तो F2 पर बल लगाया, तो इसलिए 1 किस पर बल लगा रहा है, दूसर के पर, और दूसर का किस पर बल लगाएगा, इधर खींचेगा तो 1 पर। यानी पहल का कह पर खींचे, पहल का कह पर बल लगाएगा दूसर के पर, और दूसर का कह पर बल लगाएगा पहल के पर। यानी पहल का आवेश किस पर बल लगाता है, पहला आवेश किस पर बल लगाता है, दूसरे पर, और दूसरा आवेश किस पर बल लगाता है, पहले पर। तो इनके बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी, जब यह इधर खींचेगा तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, R12, और जब यह इधर खींचेगा तो इसका दूरी क्या हो जाएगा, R21। तो इसको F12 और F21 मत पढ़िएगा, इसे हम कूलाम के नियमों के सदिश स्वरूप से समझते हैं कि F12 21 नहीं, और F21 इसे पढ़ेंगे, F12 पढ़ेंगे, ऐसे R21 और R12 और R21 पढ़ेंगे। जहाँ पर F21 और F12 क्या है, बल है किन के, आवेश Q1 और आवेश Q2 के, और R12 और R21 क्या है, इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट है। तो कूलाम ने ऐसे नियम दे दिया, कहा कि जो ये सदिश स्वरूप है, इनके बीच की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि केवल यह सीधी सरल रेखाओं में ही फोर्स अप्लाइड होते हैं, और हमेशा इसीलिए बल ऑलरेडी क्या होता है, बल ऑलरेडी सदिश होता है। बल ऑलरेडी यही कारण होता है कि बल ऑलरेडी सदिश होता है। तो हम इसके डेरिवेशन की चर्चा करते हैं। हमें ज्ञात है कि कूलाम के नियमानुसार, ऐसे कूलाम के नियमानुसार कि कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या है, F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0, यहाँ देखते रहिएगा, F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पे अगर चाहो तो एक तुम कांटेक्ट कर सकते हो, जोड़ सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। अब देखो आगे, इस समीकरण को हम क्या कहेंगे, कूलामियन समीकरण। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक इसी प्रकार ऐसे लिखेंगे, ठीक इसी प्रकार आवेशों के मध्य, ऐसे ठीक इसी प्रकार आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल कौन है, F12, यानी F12 Q1 का बल F1 है, और किस पर बल लगा रहा है, दूसरे के पर बल लगा, F12 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0, और उसके बाद से किन के मध्य लग रहा है बल, Q1 और Q2 के मध्य बल लग रहा है। इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, F12 की जगह, तो आई दूरी लीजिएगा भाई, R21 का होल स्क्वायर, और इंटू का रख दीजिएगा 1। अब देखोगे बाबू, हम इस 1 के लिए क्या कहें कि 1 की वैल्यू कितना हो सकता है, वेक्टर R/R,
इस वन की वैल्यू कितना हो सकती है, वेक्टर आर बटे आर, इसलिए हम उसको यहाँ लिखे थे यार। देखो अब आगे करेंगे कि F12 इक्वल 1/4πε0 और फिर Q2 बटे R21 इंटू R21 का होल स्क्वायर इंटू, अब देखो 1 के जगह पे हमने कितना रख दिया, वेक्टर आर, कोष्टक में कर लो, बटे आर हो जाएगा। अब इस आर का मल्टीप्लीकेशन कर दो तो F12 इक्वल 1/4πε0 Q2 बटे R21 का होल क्यूब। इसको समीकरण नंबर कितना मानिए, 2। अब हम अगले स्टेप में बात करते हैं, इसके अपोजिट की बात करते हैं, विपरीत की बात कर लेते हैं। विपरीत में कहा है ना कि एक धनात्मक की तरफ जाएगा, एक ऋणात्मक की तरफ जाएगा, तो विपरीत के लिए थोड़ा सा हम इसे मिटाते हैं, यानी विपरीत बल के लिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि हाँ यह क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है। देखो कूलाम का नियम ऑलरेडी सदिश स्वरूप में होता तो है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो देखा जाए इनका उपयोग न्यूटन के दूसरे नियम में होता है। न्यूटन का द्वितीय नियम समझ लीजिएगा कूलाम के नियम के सदिश स्वरूपों पर ही है, कि जो न्यूटन ने अपना दूसरा नियम दिया था, या न्यूटन का दूसरा नियम या कूलाम का नियम न्यूटन के दूसरे नियम से कांटेक्ट होता है, यानी मिलता जुलता है। आप देखेंगे अगले स्टेप में, ये तो इतना तो लगभग सबको समझ में आया होगा। फिर इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, इसी प्रकार आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, यानी Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल। अब देखो बाबू, इसी प्रकार आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, Q2 है ही है, यहाँ पर बल लगा रहा है, यहाँ पर बल लगा रहा है, यह खींच रहा है, जब यह खींचेगा तो तब समझिएगा इसका बल क्या है, F2, और के पर बल लगा हुआ था पहल के पर, F21 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 और Q2 बटे क्या हो जाएगा, R21 का होल स्क्वायर इंटू 1, इसमें भी दिखला देना। जब इसमें भी दिखला दोगे तब का होगा, F21 वेक्टर इक्वल A1/4πε0 फिर Q2 बटे R21 का होल स्क्वायर इंटू, हमने अभी वेक्टर फॉर्म में बताया है कि वेक्टर R बटे R इक्वल 1, ऐसे बताया कि मॉड ऑफ वेक्टर R। तो ऐसे है, इसका क्या होता है, सदिश स्वरूप होता है। तो 1 के जगह यहाँ पे क्या रख दोगे, वेक्टर R बटे R रख दोगे, है ना। तब हम F21 इक्वल 1/4πε0 फिर Q2 बटे R21 का, यहाँ पे देखते चलिएगा, यहाँ पे R21 इसको भी ले लीजिएगा, R21 ले लीजिएगा, R21 का होल क्यू, R21 का क्या हो जाएगा, होल क्यू। इसको समीकरण नंबर कितना मान लीजिएगा, 3। इसको समीकरण नंबर कितना मान लिए, 3। लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से। समीकरण 2 व समीकरण 3 क्या है, आपस में एक दो, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। तो समीकरण 2 कौन है बाबू, भाई देखोगे, F12 वेक्टर इक्वल क्या हो गया है, 1/4πε0 और फिर Q2 बटे क्या हो जाएगा, R21 का होल क्यू इंटू, यहाँ बगलिया में यहाँ पे और थोड़ा छूट गया था, यहाँ पे R21 लिए थे ना, R21 फिर R21 का कैप कर लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो गया, R12 सब लेकर के चलना है बेटा, R12 लेके चलिएगा, R12 बस इतना कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, R12। अब देखो अगले स्टेप में हम बात करेंगे कि R12 के लिए, यानी ये दोनों तो F12 समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3 से बात कहे हैं। तो समीकरण 3 कितना है, F21 है,
बराबर कर लो 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 कर लो। अब फिर Q1 Q2 बटे R12 का होल क्यूब। अब इसमें यही देखा जाएगा, कहीं देखो तो कट जा रहा है, बट ये डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, विपरीत है। जब विपरीत है तब समझिएगा रे भैया कि F12 इक्वल विपरीत के लिए आई देख, एक तरफ धनात्मक होता है, एक तरफ ऋणात्मक होता है। तो धनात्मक वाला इधर बल लगाएगा, हर बल लगाएगा, और ऋणात्मक वाला हर बल लगाएगा। धनात्मक वाला ऋणात्मक और ऋणात्मक वाला धनात्मक की तरफ फोर्स अप्लाइड करता है। तो एक तो ऋणात्मक ऑलरेडी है, दूसर का हो गया धनात्मक है, तो एक ठौरा ऋणात्मक लिख देना। तो F12 बराबर माइनस F21, या करके तुम लिख लीजिएगा F21 इक्वल माइनस F12, F21 इक्वल माइनस F12। इस समीकरण को कूलाम के नियमों का सदिश स्वरूप कहते हैं। इस समीकरण को कूलाम के नियमों का सदिश स्वरूप कहते हैं, स्वरूप का समीकरण कहते हैं, समीकरण कहते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ हुआ, हमने बताया कि न्यूटन के नियम में, न्यूटन के द्वितीय नियम में। अब आप लोग को पता होगा कूलाम नियम कब दिया था यार, कूलाम 1779 ईस्वी में नियम दिया था। कहाँ का वैज्ञानिक था, फ्रांस का वैज्ञानिक था। अध्ययन कहाँ किया था, पेरिस में किया था। ये सब आप लोगों को अगले वीडियो में हम दे चुके हैं, जबकि इनके बारे में हमें पढ़ना था, दी कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसके बारे में पढ़ना था। एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं कि कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर का मतलब होता है सदिश, सदिश का मतलब जिसमें परिणाम और दिशा निश्चित होते हैं, सदिश कहलाता है। जैसे वैभव भी यह भेज चुका, वैसे अदिश की बात करते हैं जिनमें दिशा केवल निश्चित अनिश्चित होती है, परिणाम क्या होता है निश्चित होता है, उसे अदिश कहते हैं। जैसे उस आर्द्रता की चाबी दो, ऐसा कंडीशन हमने बोला। फिर उसके बाद से कहा कि आवेश, दो आवेश होता है, एक आवेश Q1 दूसरा का आवेश Q2 होता है। अब आवेश Q1 और Q1 Q2 पर, Q2 Q1 पर बल लगाता है, दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो कूलाम ने ऐसा नियम दिया था कि F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R² समीकरण। ठीक इसी प्रकार हम Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला जो फोर्स माने वो F12 है, 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R21 का होल स्क्वायर इंटू 1, जहाँ पे इसको हमने यूनिट सदिश माना, एकांक सदिश माना है। फिर उसके बाद से कहा कि F12 उतार दिया 1/4 पाई Q1 Q2। अब एकांक सदिश की वैल्यू हमने वहां से उठा करके यहाँ पुट कर दिया। तो फिर यह R21 का होल क्यूब समीकरण नंबर 1 इसको, और उसके बाद से Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल की बात किया। तो उसके बाद से यह बल कितना है, F21 बराबर 1/4 पे Q1 Q2 1 अपन यहाँ पे हो जाएगा R12 का होल स्क्वायर। वैसे यूनिट सदिश यहाँ भी मान लिया, यह यूनिट सदिश की वैल्यू ले दिया यहाँ पर। तो यह दोनों गुणा की है, यानी एक बार है, दो बार है, तो दो बार के तीन बार हो गया, यानी R12 3 बार हो गया। इसको समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब कहे हैं कि समीकरण 2 और समीकरण 3 से क्या कर दो, कंपेयर कर देंगे। जब कंपेयर कर देते हैं तब क्या होता है कि ये दोनों बराबर है, यह इसका मान है, यह इसका मान है। तो दोनों अपोजिट होने के कारण हाई बल एक बार धनात्मक ले लेंगे तो इधर वाला ऋणात्मक हो जाएगा, और इधर वाला जब धनात्मक लेंगे यानी हे के जब धनात्मक लेंगे तो हाई वाला ऋणात्मक हो जाएगा। तो अब इस पे कहा था न्यूटन ने कि दोनों के बीच, यानी कूलाम ने, कि दोनों के मध्य लगने वाला जो बल होता है अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, यानी विपरीत दिशा में होते हैं। विपरीत दिशा होने के कारण हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। लेकिन एक कंडीशन और कहा कि जो जिस आवेश का मान अधिक होता है, उच्चतम होती है, यानी मान जिस आवेश का मान अधिकतम होता है, उच्चतम होता है, वह है अपने से कम वाले आवेश पर अधिक बल लगाता है, और जिसका मान कम होता है वो कम बल लगा पाता है। लेकिन दोनों आवेशों के बीच की दूरियां हो तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल सबसे कम होता है। ऐसा प्रोसेस होती है। दो आवेश से दोनों आवेशों के बीच की दूरियों को बढ़ाते जाएं तो उन आवेशों के मध्य लगने वाला बल भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन बड़ा एक ज्यादा आवेश की वैल्यू, यानी ज्यादा, जैसे एक 10 कूलम का हो, एक 3 कूलम का हो, 10 कूलम वाला अधिक बल लगाएगा 3 कूलम वाले से, 3 कूलम वाला कम बल लगा पाएगा 10 कूलम वाले से। इसलिए कहेंगे कि जिसका जो अधिक पावर होता है वो दूसरे के पर अधिक बल लगा देता है। ऐसा प्रोसेस होती है। तो इन्हीं नियमों की जो पालन होती है ये सब कूलाम के नियमों में होती है। दूरी बढ़ाएंगे तो समझिएगा बल घटेगा, दूरी घटाएंगे तो बल बढ़ेगा। ऐसा प्रोसेस होता है कूलाम के नियमों में। इस तरह से हम लोग बात करते हुए चलेंगे कि कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
अब हम अगले वीडियो के लिए हम कुछ और टॉपिक्स डालेंगे जो आपके लिए। इस वीडियो को मैं आशा करता हूं कि सभी लोग समझ चुके होंगे, और इस वीडियो को शेयर और कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।